सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों एवं अभिभावकों। बाल साधना शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं मनीराम खिचड़ आज आपको वास्तविक संख्या अध्याय 2 है, उसकी विविध प्रश्नमाला में 12 से आगे के प्रश्न कराने जा रहा हूँ। इसमें पहला प्रश्न है 12 से आगे 13 का विविध प्रश्नमाला का। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। माना कि a कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है। एक क्या है? कोई विषम धनात्मक पूर्णांक। माना कि a कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से अपन क्या लिख सकते हैं? a = bq + r। a क्या होता है विद्यार्थियों? भाज्य। b भाजक और q भागफल और r शेषफल, इस प्रकार से होते हैं। तो a = bq + r। अब b का मान यहाँ पर 4 दे रखा है। b का मान कितना है यहाँ पर? 4। तो a = 4, b = 4। जब b का मान, b भाजक है, भाजक हमेशा r से बड़ा होता है। तो r का मान, b भाजक है, भाजक का मान 4 है, तो शेषफल क्या हो सकते हैं? 0, 1, 2 और 3 हो सकते हैं कि इससे छोटे होते हैं। भाजक से शेषफल क्या होता है? हमेशा छोटा होता है। अतः a = 4q + r। अब r = 0 रखने पर, r बराबर क्या रख दिया? 0। तो a बराबर क्या हो गया? 4q + 0। r = 0 रखा तो ये हो गया 4q + 0 = 4q और r = 1 रखने पर तो a बराबर हो गया 4q + 1। r = 2 रखने पर, r बराबर कितना रखने पर? 2। तो a बराबर हो गया 4q + 2। r = 3 रखने पर तो a बराबर हो गया 4q + 3। अब जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 इस प्रकार से होता है, वो तो होता है सम। और 1, 3, 5 इकाई के अंक ये होते हैं, वो होता है विषम। तो यहाँ पर देखो 4q + 1 1 है, 4q + 3 3 है, इसलिए 1 और 3 विषम संख्या होती है। तो विषम धनात्मक पूर्णांक कौन से हो गए? 4q + 1 और या 4q + 3। अतः कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है। कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है। प्रश्न नंबर 2 है 14 का। सिद्ध कीजिए कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से भाज्य है। सिद्ध कीजिए कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से भाज्य है। माना पहला धनात्मक पूर्णांक n है। माना पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है? n। इसके क्रमागत दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा? n + 1। पहला धनात्मक पूर्णांक n है, दूसरा इसके क्रमागत दूसरा धनात्मक पूर्णांक n + 1। n + 1 प्रश्नानुसार n × n + 1 इनका गुणा 2 से भाज्य है। कि पहले और दूसरे पूर्णांक का गुणा। तो पहला धनात्मक पूर्णांक माना हमने n, दूसरा धनात्मक पूर्णांक माना n + 1, इनका गुणनफल किया तो n × n + 1 और शर्त दे रखे कि ये 2 से भाज्य है।
तो n बराबर 1 रखने पर n की जगह 1 रखा, 1 + 1 2, 1 को 2 से गुणा किया, 2 1 कम 2। n बराबर 2 रखने पर तो n की जगह 2 रखा, 2 और कोष्टक 2 + 1, 2 और 1 3, तो 2 को 3 से गुणा किया 6। इस प्रकार से n बराबर 3 रखा, तो 3 कोष्टक 3 + 1, 3 + 1 4, 4 को 3 से गुणा किया 12। इस प्रकार अपन देखते हैं कि n का मान अपन ने जो भी रखा 1 2 3 इस प्रकार, तो वो संख्या आई जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। देखो पहले 2 आई, फिर 6 आई, फिर 12 आई। तो इससे ये सिद्ध होता है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से भाज्य होता है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, हमने देखो विद्यार्थियों 2 धनात्मक पूर्णांक क्या माने, n और n + 1, इनका गुणा, तो गुणा का चिन्ह लगा दिया बीच में, n कोष्टक n + 1, 2 से भाज्य हैं इसलिए 2 से भाज्य लिख दिया। अब n का मान हमने 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा, और वो संख्या आई जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। इससे ये सिद्ध होता है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल है वो 2 से भाज्य है। विद्यार्थियों नोट्स की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रश्न नंबर 16 है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13, 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 × 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। विद्यार्थियों सबसे पहले अपन इस प्रश्न को लिखते हैं, 7 × 11 × 13 + 13, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। अब इसमें देखा कि पहली संख्या 7 × 11 × 13 × 13 + 13, इसमें 13 कॉमन आता है। कितना कॉमन आता है, 13। तो मैंने यहाँ पर 13 कॉमन लिया, 7 × 11 13 कॉमन ले लिया, 1 13 की जगह 1, तो 11 7 77, 77 में 1 जोड़ दिया 78, तो ये हो गया 13 × 78, 13 × 78। इसी प्रकार से 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, 5 कॉमन आता है। इसमें क्या कॉमन आता है विद्यार्थियों, 5 कॉमन लेते हैं तो 7 × 6 × 1 + 4 × 3 + 2 × 2 × 1 + 1। अब 5 बाहर, 7 को 6 से गुणा किया 42, 4 को 3 से 12, 12 को 2 से गुणा किया 24 + 1, 42 × 24 + 1, तो 5 कोष्टक 42 को 24 से गुणा किया, 24 दूनी 48, 96 और 100, 108 + 1, तो 5 × 100 1009। इस साइड में संख्या आई 13 × 78 और इस साइड में आई 5 × 1009। 13 और 78 है, इस 78 में 2 का भाग भी जाता है, 3 का भाग भी जाता है, 6 का भाग भी जाता है, 13 का भाग भी जाता है। इसलिए ये सभी संख्याएं क्या है, भाज्य संख्याएं, क्योंकि इसमें एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं का भी पूरा पूरा भाग जाता है। ये भाज्य संख्याएं हैं, क्यों हैं, क्योंकि इनमें एक और स्वयं के अतिरिक्त खुद के अलावा अन्य संख्याओं का भी पूरा पूरा भाग जाता है, इसलिए ये समसंख्या, इसलिए ये भाज्य संख्याएं हैं। इसके आगे है विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 17, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड में आ चुका है। 1 नंबर का सवाल, यदि दो संख्याओं 306 और 657 का महत्तम समापवर्तक 9 है। दो संख्या दे रखे विद्यार्थियों, 2 संख्याओं 306 और 657 का महत्तम समापवर्तक 9 है, तो इनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। माना पहली संख्या है 306, दूसरी संख्या है 657, महत्तम समापवर्तक दिया है आपको 9, आपको निकालना क्या है, लघुत्तम समापवर्तक। तो लघुत्तम समापवर्तक का सूत्र मैंने आपको बताया था
कि दो संख्याओं का गुणनफल या दो राशियों का गुणनफल या दो पदों का गुणनफल या दो व्यंजकों का गुणनफल लघुत्तम और महत्तम एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा आपको, दो संख्या दे रखी है 306 और 657 और महत्तम दे रखा है 9, लघुत्तम निकालना है। तो लघुत्तम बराबर सूत्र मैंने आपको बताया था कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बट्टा महत्तम समावर्तक। तो पहली संख्या 306 गुणा दूसरी संख्या 657, महत्तम 9, 9 का भाग दिया 306 में 34 बार। अब 34 को 657 से गुणा किया, 34 को 657 से गुणा किया 22,338। तो विद्यार्थियों लघुत्तम कितना आया? 22,338 आया। दो संख्याओं का आपको गुणनफल दे रखा था, दो संख्याएं दी थी, महत्तम दे रखा था, लघुत्तम निकालना था। तो इस प्रकार से लघुत्तम निकालते हैं। और अगर लघुत्तम दिया होता तो महत्तम निकाल लेते, इसी प्रकार से महत्तम की जगह लघुत्तम लिख देते। अब अगला प्रश्न है 18। एक आयताकार बरामदा, एक आयताकार बरामदा 18 मीटर 72 सेमी लंबा, 18 मीटर 72 सेमी लंबा तथा 13 मीटर 20 सेमी चौड़ा है। एक आयताकार बरामदा है जो 18 मीटर 72 सेमी तो लंबा और 13 मीटर 20 सेमी है चौड़ा। इसमें समान विमावली वर्गाकार टाइलें लगाई। इस प्रकार की टाइलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करो। विद्यार्थियों हमेशा इकाई है नाप की वो समान होनी चाहिए। देखो यहाँ पर मीटर और सेंटीमीटर है, तो चाहे तो आप सेंटीमीटर में बदलो चाहे मीटर में बदलो, उचित यही रहेगा कि हमेशा छोटी इकाई में बदलना चाहिए। तो मीटर को किस में बदलते हैं? सेंटीमीटर में। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो 18 में कितने हो गए? 1800 और 72 सेमी ऊपर है तो 1818 गुणा आयताकार बरामदे की लंबाई, आयताकार बरामदे की लंबाई 18 मीटर 72 सेमी है। तो 18 गुणा 100, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर प्लस 72 सेमी, 1872 सेमी हो गया। इसी प्रकार आयताकार बरामदे की चौड़ाई 13 मीटर 20 सेमी, तो 13 गुणा 100 1300 प्लस 20, 13 गुणा 100 1300 प्लस 20, तो ये हो गया 1320 सेमी। तो लंबाई और चौड़ाई दे दी। अब अपन क्या करते हैं? इन लंबाई और चौड़ाई का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 1872 व 1320 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 1872 में इकाई लास्ट का इकाई अंक सम है, इसलिए 2 का भाग दिया तो 936 है। फिर सम है तो 2 का भाग दिया तो 468 है। अब 468 में भी इकाई अंक सम है, 2 का भाग दिया 234 है। ये भी सम है इसलिए 2 का भाग दिया 117 है। अब 7 विषम है इसलिए 3 का भाग दिया। कितने का भाग दिया इसमें? 3 का दिया तो 39 आया। ये विषम है इसलिए फिर इसमें विषम संख्या 3 का भाग दिया तो 13 आया। अब 13 एक ऐसी संख्या कि 13 का ही भाग जाता है इसलिए 13 लिख दिया। अब 1872 का देखो विद्यार्थियों, भाज्य गुणनखंड क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 तो 2, 3 गुणा 3 2 तिया गुणा 13। 1872 का 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 2 प्लस 13, 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 2 गुणा 13, 1320। 1320 का भाज्य गुणनखंड किया, 2 का भाग दिया 660, 660 में फिर 2 का दिया 330, 330 में फिर सम है इसलिए 2 का भाग दिया 165, 165 में फिर विषम संख्या इसलिए 3 का भाग दिया तो 55, 55 में 3 का भाग नहीं जाता है इसलिए 5 का भाग दिया 11 बार, 11 में 11 का भाग दिया 1 बार। अतः 1320 बराबर अभाज्य गुणनखंड आया 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 11, 3 गुणा 5 गुणा 11। तो 1320 का भाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 की घात 3, 1 2 3, 2 की घात कितनी आई? 3 गुणा 3
गुणा 5 प्लस गुणा 11। अब 1872 का भाज्य गुणनखंड तो है 2 की घात 4 3 की घात 2 गुणा 13 और इसका है 2 की घात 3 गुणा 3 और 5 गुणा 11। 1872 और 1320 का आपको न्यूनतम संख्या है, न्यूनतम संख्या के लिए आपको क्या निकालना है, HCF। तो 1872 व 1320 का HCF निकाला तो इनमें अभाज्य गुणनखंडों की उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की न्यूनतम घात लेने पर तो यहाँ पर 2 की घात 3, यहाँ पर 2 की घात 4, तो छोटे घात है 3 इसलिए 2 की घात 3 लिया। यहाँ पर 3 की घात 1, यहाँ पर 3 की घात 2, तो 3 की घात 1 लिया। अब 2 का क्यूब कितना होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2 8, 8 को 3 से गुणा किया 24। अतः वर्गाकार टाइल की माप कितनी आई, 24 आई। वर्गाकार टाइल की माप आई 24। अब न्यूनतम वर्गाकार टाइलों की संख्या निकालनी है। न्यूनतम वर्गाकार टाइलों की संख्या अपन को निकालनी है। तो बरामदे का क्षेत्रफल, न्यूनतम वर्गाकार टाइलों की संख्या बराबर बरामदे का क्षेत्रफल बट्टा एक टाइल्स का क्षेत्रफल। बरामदा किस प्रकार का विद्यार्थियों, आयताकार। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 1872 गुणा 1320 और टाइल है वर्ग के आकार की, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर। भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा, तो 24 गुणा 24, तो इसमें भाग गया 78 बार, इसमें भाग गया 55। अब 78 और 55 को गुणा किया तो न्यूनतम वर्गाकार टाइलों की संख्या आई 4290। कितनी आई, 4290 टाइल्स। विद्यार्थियों परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ना। इसके आगे है प्रश्न नंबर 19 है। प्रश्न नंबर 19, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अप्रिमेय संख्याएं हैं। क्या है, अप्रिमेय संख्याएं। विद्यार्थियों अप्रिमेय संख्याएं 1.2.3 अभ्यास में मैंने आपको सवाल करवाए थे और उन्हीं पर आधारित ये सवाल है कि पहले तो आपको क्या मानना है कि अप्रिमेय दे रखा है, तो इसका विपरीत मानना है कि यह परिमेय संख्या है। इसके बाद में परिमेय संख्या की परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि जो संख्या p बटा q के रूप में लिखी जाती है वो संख्या कहलाती है परिमेय संख्या। p बटा q और q इज नॉट इज इक्वल टू 0, कि q का मान 0 के बराबर नहीं हो, वो संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। तो सबसे पहले 5√2 दे रखी संख्या, तो हमने लिखा माना 5√2 एक परिमेय संख्या है। 5√2 एक परिमेय संख्या है। p व q दो पूर्णांक है तथा q इज नॉट इज इक्वल टू 0। p और q दो पूर्णांक है, q का मान 0 के बराबर नहीं है, तो p बटा q बराबर 5√2। p बटा q बराबर 5√2। अब यहाँ पर रूट के आगे कितनी संख्या है, 5, इसलिए अपन क्या करते हैं, समीकरण इस दोनों पक्षों में 5 का भाग देने पर दोनों पक्षों में कितने का भाग दिया, 5 का, तो p बट्टा q के आगे लिख दिया 5 और 5√2 बट्टा 5, p बट्टा 5q और 5 से 5 घट गया √2। अब p बट्टा 5q परिमेय हो गई और √2 हो गया अप्रिमेय। p बट्टा 5q तो परिमेय संख्या और √2 अप्रिमेय संख्या है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है या इससे ये विरोधाभास होता है कि 5√2 एक अप्रिमेय संख्या है। इस प्रकार से अपन सिद्ध कर सकते हैं कि 5√2 एक अप्रिमेय संख्या है। इसी प्रकार से दूसरा खंड दे रखा है विद्यार्थियों 3/2√5, 3/2√5 माना 3/2√5 एक परिमेय संख्या है। हमने सबसे पहले क्या माना 3/2√5 एक परिमेय संख्या है। 3√2
3/2 √5 एक परिमेय संख्या है। ए व बी दो पूर्णांक है, ए व बी दो पूर्णांक है तथा बी का मान 0 के बराबर नहीं है। ए व बी दो पूर्णांक है और बी का मान 0 के बराबर नहीं है, तो a बटा बी बराबर 3/2 √5, a बटा बी बराबर 3/2 √5। अब यहाँ पर √5 है तो √5 से अंश व हर में गुणा करने पर, किससे गुणा करते हैं? प्रमेयीकरण करते हैं अपने विद्यार्थियों। प्रमेयीकरण जानते हो आप कि किसी भी संख्या का रूट हटाने के लिए अपन क्या करते हैं? उस संख्या से ऊपर और नीचे गुणा करते हैं। तो यहाँ पर √5 है अंश में, हर में, तो अपन √5 से अंश और हर में गुणा किया, तो a बटा b बराबर 3√5, 2√5 गुणा √5, 3√5 और नीचे √5 को √5 से गुणा करते हैं विद्यार्थियों। 5 है, 5 को 2 से गुणा किया 10, तो 3/10 √5, 3/10 √5। अब a बटा b बराबर है 3/10 √5, a बटा b, तो √5 बराबर क्या हो गया? 10/3 ab, 10/3 ab। √5 बराबर 10/3 ab। अब √5 अपरिमेय संख्या विद्यार्थियों और 10/3 ab अपरिमेय संख्या है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि 3/2 √5, 3/2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है कि 4 + √2, 4 + √2, तो अपन सबसे पहले मैंने बताया था कि अपन क्या मानते हैं कि ये अपरिमेय है, इसलिए अपरिमेय संख्या है। तो अपन सबसे पहले मानेंगे कि ये अपरिमेय संख्या है। तो 4 + √2, तो माना 4 + √2 एक परिमेय संख्या है, उल्टा मान लिया कि परिमेय है। अब p व q दो पूर्णांक हैं तथा q ≠ 0, q का मान 0 के बराबर नहीं है। p व q दो पूर्णांक हैं तथा q का मान 0 के बराबर नहीं है। p व q दो पूर्णांक हैं तथा q का मान 0 के बराबर नहीं है, तो p बटा q बराबर 4 + √2। पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर तो p बटा q -4 बराबर √2। अब p बटा q बराबर √2 या लघुत्तमाया q, तो p -4q बराबर √2। अब p -4q बटा q ये तो हो गई परिमेय संख्या और √2 हो गई अपरिमेय संख्या। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि 4 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि 4 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। विद्यार्थियों, इस कोरोना महामारी में आप अपने खुद का स्वयं ध्यान रखें और घर पर अच्छी तैयारी करें, ये मेरी आपसे विनती है। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर किसी भी विद्यार्थी के किसी तरह की कोई समस्या है तो वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करे और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो आप देखें, अपने परिचितों और मित्रों को शेयर करें। घर पर रहें और सुरक्षित रहें। और कल अपन अगली अभ्यास प्रश्नावली नई शुरू करेंगे इसी समय दोबारा। ठीक है, धन्यवाद।